प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह में संकलित कवियों की कविताओं को, जिसमें प्रथम अध्याय के रूप में हमने पढ़ा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। उनकी 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिनका काफ़ी विस्तार से हमने अध्ययन किया है। दूसरे चैप्टर के रूप में हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त जी को, जिनकी 2 कविताएं सखी वे मुझसे कहकर जाते और साकेत का नवम सर्ग। और तीसरे कवि के रूप में हमने पढ़ा है जयशंकर प्रसाद जी को, जिनके द्वारा रचित कामायनी का श्रद्धा सर्ग, जो तीसरा सर्ग है कामायनी का, वह पाठ्यक्रम आपके दिया हुआ है, उसका विस्तार से हमने अध्ययन किया है। और चौथे कवि के रूप में हमने पढ़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, जिनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में जागो फिर एक बार प्रथम कविता और बादल राग प्रथम कविता, इन दोनों का हमने पिछले हाल ही ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं 5वें कवि के रूप में संकलित आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये भी छायावादी कवि हैं। प्रसाद पंत, निराला और महादेव वर्मा छायावाद की 4 आधार स्तंभ हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की 2 कविताएं आपके यह पाठ्यक्रम में हैं। एक तो नौका विहार कविता और दूसरी है परिवर्तन कविता, जो काफ़ी लंबी कविता हैं। हम आरंभ करने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी पर, उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हम पहले दृष्टिपात कर लेते हैं। उसके बाद इनकी नौका विहार कविता का हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 1977 ईस्वी में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा के कोसानी या कोसांबी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता की स्नेहमयी गोद से इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है। अतः माता की स्नेहमयी गोद से पंत जी को वंचित होना पड़ा। मातृ स्नेह से वंचित गुसाई दत्त यानी सुमित्रा नंदन पंत को अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा ने बचपन से ही अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। वाराणसी से हाई स्कूल की परीक्षा पास करके ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, लेकिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर इन्होंने 1921 ईस्वी में कॉलेज छोड़ दिया और साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का चितेरे कवि के रूप में भी ये विख्यात हैं। यानी प्रकृति की कोख में बैठ कर के इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य पर अपनी लेखनी चलाई है। उनकी छायावादी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य के अत्यंत अभिभूत कर देने वाले चित्र मिलते हैं। पंत के काव्य में सर्वप्रथम कला, उसके उपरांत विचारों का और अंत में भावों का स्थान रहता है। यानी उनके काव्य में सर्वप्रथम कला, उसके बाद विचार और उसके अंत में भावों का स्थान हम देख सकते हैं। हास्य है कि उनके काव्य में शिल्प का बहुत महत्व है। पंत जी की भाषा अत्यंत चित्रमयी है और अलंकृत है, जिसमें प्रत्येक शब्द का अपना विशिष्ट महत्व है, चाहे वर्ण हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे नाद हो। इन्होंने अपनी कविता में इनका सजीव चित्रण किया है। उच्छ्वास इनका काव्य संग्रह 1920 ईस्वी में, ग्रंथि 1920, वीणा 1927 और पल्लव 1928 ईस्वी और गुंजन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ये इनके छायावादी काव्य संग्रह हैं। छायावादी काव्य के प्रवर्तक कवियों में तो पंत का स्थान महत्वपूर्ण है ही, यानी जयशंकर प्रसाद जी प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही
हिंदी में प्रगतिवादी काव्य का सूत्रपात करने वाले कवियों में भी पंत प्रमुख हैं। यानी इनमें से जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा को छोड़ करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रानंदन पंत जी दोनों ही प्रगतिवाद के प्रमुख हस्ताक्षर बनते हैं। जैसे प्रगतिवाद का जो आरंभ है 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन होता है लखनऊ में, वहाँ से इनका शुरुआत प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है और प्रेमचंद जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं इस सम्मेलन के। और उसके बाद में वृहत्त्रयी के रूप में जाने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल, बाबा नागार्जुन और त्रिलोचन शास्त्री। ये तीनों प्रगतिवाद के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध बाद में प्रयोगवादी कवि हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी हमें पूंजीवाद के खिलाफ लेखन मिलता है, तो वो भी प्रगतिवादी कवियों में ही आते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव जैसे प्रमुख हस्ताक्षर प्रगतिवाद में हैं। लेकिन एक तरह से हम देखते हैं सुमित्रानंदन पंत भी प्रगतिवाद के प्रमुख हस्ताक्षर कवियों में आते हैं। इनकी युगवाणी, ग्राम्या, युगांत जैसी जो रचनाएं हैं वो प्रगतिवादी आंदोलन के दौर में रची गई है। तो प्रगतिवादी काव्य का सूत्रपात करने वाले कवियों में पंत जी प्रमुख हैं। उनकी काव्य साधना विषय एवं शैली की दृष्टि से सदैव गतिशील रही है। युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्या 1940 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी प्रगतिवादी काव्य की कृतियाँ हैं। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होकर के ये काव्य कृतियाँ पंत जी ने रची थी। प्रगतिवाद के जो मुख्य पत्रों में गिनती होती है उसमें रूपाब पत्रिका का नाम भी आता है। रूपाब का संपादन पंत जी ने श्री नरेंद्र शर्मा जी के साथ में मिल करके संपादन किया था। रूपाब में पंत जी की प्रगतिवादी विचारधारा की पोषक कविताएं सम्मिलित होती है, छपी थी। ग्राम्या से आगे की अपनी काव्य यात्रा में पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय करना चाहते हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, अतिमा आदि रचनाओं में पंत जी ने अरविंद दर्शन को चरितार्थ किया है, यानी अरविंदवादी धारणाओं को रूपक या प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया है। लोकायतन उनका महाकाव्य है और चिदंबरा उनकी चुनी हुई कविताओं का संकलन है, जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। हिंदी भाषा को प्राचीन रूढ़ियों से मुक्त कर नवीन दिशा की ओर मोड़ने और खड़ी बोली को रमणीयता प्रदान करने में पंत जी अपना विशेष स्थान रखते हैं, यानी इनका बहुत बड़ा महत्व है। आइए, ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, इनका कर्तृत्व और व्यक्तित्व। और आज हम अब आरंभ करने जा रहे हैं पंत जी की नौका विहार कविता, तो आप ध्यान से सुनिए। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। वैसे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति है, यहाँ हर शब्द कवि ने केवल लिख दिया है, कोई भूमिका नहीं है, कोई पूर्वापर संबंध यहाँ नहीं है। तो यहाँ सीधा सीधा कवि ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण प्रस्तुत करते हुए इस कविता को रचा है। देखिए, शांत स्निग्ध, शांत कोई शोरगुल नहीं, स्निग्ध यानी चिकनी, ज्योत्सना उज्ज्वल, ज्योत्सना यानी चंद्रमा की चांदनी। कहने का तात्पर्य एकदम शांत, चिकनी, उज्ज्वल रूप में चंद्रमा की चांदनी रात्रि में फैली हुई है। यानी रात्रि के समय काला कांकर से इन्होंने नाव में बैठ कर के गंगा नदी पर विहार किया है, गंगा नदी में नाव में बैठ कर के विचरण किया है। तो उस समय रात्रिकालीन गंगा नदी का जो सौंदर्य है, उसी सौंदर्य को इन्होंने इस कविता में उकेरा है। तो यहाँ का जो परिवेश है वो ये कह रहे कि चंद्रमा की चांदनी जो है अत्यंत उज्ज्वल रूप में, चिकनी रूप में और शांत वातावरण में फैली हुई है। ए पलक अनंत नीरव भूतल, नीरव भूतल, नीरव यानी मौन, भूतल यानी पृथ्वी तल पर, यानी पृथ्वी तल पर एकदम शांति है, शोरगुल समाप्त हो गया, नीरवता व्याप्त है। और लगातार ए पलक अनंत, अनंत यानी आकाश, और इस पृथ्वी तल पर छाई हुई इस नीरवता को, इस मौन को आकाश जो है बिना पल के झपाए लगातार इस नीरव वातावरण को देख रहा है।
तो यहाँ आकाश का मानवीकरण। और दूसरी ओर देखिए अगली पंक्ति से, सेकत सैया पर दुग्ध ध्वल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। यहाँ गंगा का मानवीकरण किया है, गंगा नदी का मानवीकरण है, उसे एक नायिका का रूप देते हुए कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि सेकत सैया, सेकत यान गर्म, सैया यान पलंग, पर दुग्ध ध्वल, दुग्ध यान दूध जैसी सफ़ेद गौर वर्ण वाली, तनवंगी गंगा, तनवंगी यान पतले अंगों वाली, क्षीण दुर्बल कमजोर अंगों वाली, ग्रीष्म विरल यानी ग्रीष्म ऋतु से परेशान होकर के, तेज तपन से परेशान होकर के लेटी है यानी सो रही है, श्रांत थकी हुई, क्लांत एक तरह से थकी व्यथित, और निश्चल चुपचाप जैसे सो रही है। तो ऐसा लगता है कि गंगा नदी के किनारे जो है वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तेज गर्मी के कारण जलधारा सूख गई हैं और जो रेतीला तट हैं वो बिना पानी के एकदम उभरा हुआ जो वहाँ की मिट्टी है वो चमक रही है चंद्रमा की चांदनी से। तो दिन भर में जो मिट्टी तपती है और गंगा नदी के किनारे जो तपे हुए हैं, और उसमें गंगा नदी इस तरह से लग रही है कि मानो दुर्बल अंगे वाली गंगा नदी एक नायिका के रूप में है, जो इस सेकत सैया यानी इस बालू मिट्टी को ही सैया बना करके इसके ऊपर वो शांत थकी हुई है, शांत चुपचाप निश्चल होकर के वो सो रही है, लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल राशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल, यानी तापस बाला यानी ऐसा लगता है कि गंगा जो है एक तपस्विनी बाला, वो तपस्या में लीन है, निर्मल जलधारा है उसकी, शशि मुख, और उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर, यानी गंगा में जो है आकाश में चमकते हुए चंद्रमा का प्रतिबिंब गंगा नदी में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस गंगा का मुख जो है चंद्रमा है, यानी चंद्रमा रूपी सुंदर मुख गंगा नदी का यहाँ है। और जो रेतीली मिट्टी है उसको पलंग बताया गया है, और गंगा की जल धारा ग्रीष्म ऋतु के कारण वो सूख गई हैं, पतली हो गई हैं, जल भाप बन करके उड़ गया है। तो ऐसा लगता है कि वो क्षीण अंगों वाली, दुर्बल अंगों वाली एक कोई नायिका लेटी हुई है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और एक तरह से चंद्रमा का मुख, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है जलधारा में गिर रहा है, तो यही तो उसका गंगा का मुख है, कवि ने मुख बताया। मृदु करतल, और उसमें जो लहरें उठ रही है, हल्की हल्की लहरें गंगा की धारा में, वो मानो कोमल कोमल हथेलियाँ गंगा की हैं, गंगा माँ की हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो लहरें एक के बाद एक मानो गंगा के ऊपर हैं, क्योंकि मुख चंद्रमा को बता दिया गया, और जो चमकती हुई जो लहरें हैं मानो कोमल गौर वर्ण वाली उसकी हथेलियाँ हैं, और लहरें एक के बाद एक उसके हृदय पे इस तरह से आ रही है, गंगा के हृदय पे मानो उसके कुंतल कोमल बाल हैं, यानी लहरें ही बाल हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर यानी नीले रंग का वस्त्र, दोहरा अर्थ है श्लेष अलंकार, और नीलांबर यानी नीला आकाश जो छाया हुआ है उसका प्रतिबिंब गंगा की जलधारा पे पड़ रहा है। तो ऐसे लगता है कि जो गंगा के गौर गौर अंग हैं, गौर वर्ण वाली गंगा हैं, और नीले रंग का वस्त्र उसने पहन रखा, यानी सिहर सिहर का तात्पर्य वो चमकता हुआ, चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ एक तरह से नीला वस्त्र या नीले रंग की साड़ी जो है गंगा ने धारण कर रखी हैं। चंचल अंचल सा नीलांबर उपमा अलंकार है, चंचल रूप में जो उसका अंचल यानी वस्त्र जो है मानो नीला वस्त्र या नीले रंग की साड़ी गंगा ने पहन रखी हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी वर्तुल मृदुल लहर, यानी कहने का तात्पर्य नीले आकाश का प्रतिबिंब गंगा की जलधारा में गिर रहा है, और चंद्रमा का प्रतिबिंब जलधारा में है, लहरें उठ रही है। तो चंद्रमा को तो गंगा का मुख बता दिया गया कवि ने, और साथ ही जो लहरें हैं वो कोमल कुंतल बाल उसके बता दिए गए, कोमल हथेलियाँ उसमें चमकते हुए बता दी गई। साथ ही जो नीला आकाश का प्रतिबिंब गिर रहा है उसको गंगा की साड़ी बता दिया है, वस्त्र नीला वस्त्र उसने पहन रखा, गौर अंग जो है नीले आकाश से नीले वस्त्र से ढके हुए। तो साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर एक तरह से लहरें उठ रही है, तो ऐसा लगता है कि साड़ी की सलवटें उसमें हैं, नीले रंग की सलवटें उस साड़ी पर हैं।
शशि की रेशमी विभा से भर और चंद्रमा की जो चांदनी है, कोमल चांदनी, उन लहरों पे उन लहरों के ऊपर गिर रही है तो लहरें भी चमकती हुई। तो कहने का तात्पर्य मानो मोती उस साड़ी में पिरोए हुए हैं, इसलिए वह साड़ी चमकती हुई सी नजर आ रही है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी वर्तुल अर्थात गोल गोल लहरें उठ रही है, तो ऐसा लगता है कि साड़ी में गोल गोल सलवटें हैं। मर्दुल लहर अर्थात कोमल कोमल लहरों से ही गंगा की नीले रंग की साड़ी में सलवटें आ गई हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, कवि यहाँ कह रहे कि चांदनी का प्रथम पहर था संध्या के थोड़े समय बाद, और जब सारा पृथ्वी तल पर वातावरण एकदम शांत मौन हो जाता है, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचार, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। यहाँ से हम आरंभ करके अगले पेज तक की ये जो कविता है इसको हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।